अब हम देखते हैं हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हीट क्या होती है? हीट हमने देखा था कि जो एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म जो कि टेम्परेचर के डिफरेंस से फ्लो होता था। ऐसी एनर्जी के फॉर्म को हम हीट बोलते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? जब यही हीट किसी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र होगी तो हम उसको हीट ट्रांसफ़र बोलेंगे। तो हीट ट्रांसफ़र के कई वे हो सकते हैं, जैसे कि हम बेसिक तीन मेजर वेज जो हैं हमारे पास, वो हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो पहले हम तीनों चीज़ों को लाइन से पढ़ेंगे कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है और रेडिएशन से कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन जो होता है वो, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे, अगर सॉलिड्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सॉलिड में ज़्यादा होता है, सॉलिड में होता मीडियम की ज़रूरत है, उसको मीडियम की ज़रूरत है, और जो इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके वाइब्रेशन की वजह से होता है। उनके वाइब्रेशन, उसके पास हीट होगी तो वो अलग स्टेट में मूव करेगा, उसकी वजह से वाइब्रेशन, इंटर एटॉमिकल जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होने लगता है। तो उसको हम कंडक्शन का फॉर्म बोलते हैं। कंडक्शन के लिए क्या चाहिए? डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए। जो सॉलिड चीज़ होंगी उनमें ज़्यादा देखा जाएगा, सॉलिड चीज़ में देखा जाएगा। अगर आप वहीं गैस में भी कंडक्शन होता है, गैस में भी होता है, लिक्विड में होता है, लेकिन वो इतना ना के बराबर होगा क्योंकि उनके इंटर एटॉमिक जो पार्टिकल है उनमें ही इतना ज़्यादा दूरी है। अगर ये वाइब्रेशन करेगा भी तो इस पर उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इस वजह से वहाँ पर कंडक्शन बहुत कम है। सॉलिड्स में कंडक्शन बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा है। तो हमने देखा कि कंडक्शन ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या लगी, कंडक्शन को क्वांटिफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फूरियर ने ये दिया था, जो भी हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं यहाँ पर H=, जो भी है, ये कैसे आया, क्या है ये? दो, मान लीजिए रिज़र्वायर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर रिज़र्वायर का मतलब क्या होता है, उससे हम कितना भी हीट निकालें तो उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। तो लेफ़्ट हैंड वाला जो रिज़र्वायर वो TC पर है, टेम्परेचर एट C, उसका नाम C है, और जो राइट हैंड साइड में है उसका TD, वो टेम्परेचर एट DA पर है। अगर हम इसके बीच में एक कंडक्टिंग मटेरियल, मेटल रख देते हैं तो हम क्या पाएंगे कि जो हीट है, हीट क्या होती थी, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का वो फॉर्म जो ट्रैवल करता था, तो वहाँ से वो ट्रैवल करने लग जाएगी। TC ज़्यादा है, दिया हुआ है कि, और उसकी जो रॉड की लेंथ है वो L है। तो देखा गया कि जो रेट है, रेट का मतलब जो हीट फ्लो, जो एनर्जी फ्लो का टाइम के साथ चेंज है, उसको हम रेट बोलते हैं। टाइम के साथ जब हम डिफरेंशिएशन, जब रेट टाइम के साथ अगर हम उसका चेंज देखेंगे तो उसे रेट बोलते हैं। तो हमने जो हीट फ्लो रेट देखा वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल निकला, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड था उसके प्रोपोर्शनल निकला, लेकिन लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकला। ये फूरियर ने स्टडी किया। तो फूरियर ने कहा कि KA∆T/L हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ये बोल सकते हैं। इसमें K क्या है? K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वो कांस्टेंट ऑफ जो प्रोपोर्शनैलिटी है, यही थर्मल कंडक्टिविटी होता है K, जो कि हर मटेरियल के लिए अपना स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी है, वो उसका एक करैक्टरिस्टिक है, वो उसकी एक पहचान है। तो वो K जो है वो हर मटेरियल के लिए अपना अपना अलग अलग होता है। तो उसकी यूनिट क्या होती है? वाट पर मीटर केल्विन, जिसको कि जूल पर सेकंड मीटर केल्विन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाट क्या होता है? जूल पर सेकंड। वाट क्या है? कार्य करने का रेट है, पावर है वाट। जब वर्क पर यूनिट टाइम होता है उसे हम पावर बोलते हैं।
तो हम दोनों यूनिट लिख सकते हैं, वाट पर मीटर केल्विन, सभी इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर इस चीज़ को, जो कंडक्शन हमने पढ़ा, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट क्या दिया कि दो रिजर्वॉयर हैं, उसमें एक स्टील रॉड है, एक कॉपर रॉड है, वो दोनों इंटरफेस पर मिलते हैं। तो वो क्या बोलता है, आपको क्या निकालना है कि जो इनका जंक्शन है ना, जहाँ पे ये मिल रहे हैं, इसका आप हमें टेम्परेचर बता दीजिए, और आपको सारा एरिया, लेंथ, टेम्परेचर सब कुछ दिया है। आपको जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर निकालना है। तो आप मुझे बताइए कि जो हीट ट्रांसफ़र है, जो स्टील हीट ट्रांसफ़र कर रहा होगा वही तो कॉपर हीट ले रहा होगा, जो वो दे रहा होगा वही तो वो ले रहा होगा। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, तो वो फर्नेस से आइस बॉक्स की तरफ जा रही होगी। तो जो स्टील प्रोवाइड करेगा वही कॉपर लेगा। तो आप अगर हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको लगाएंगे, उसको समझेंगे, तो हम जो ये जंक्शन है, जंक्शन पे कोई टेम्परेचर मान लेते हैं टी जंक्शन, टी जे। अगर हम एच का फॉर्मूला, जो एच स्टील में ट्रांसफ़र हो रहा है और जो एच कॉपर में फॉर्मूला, वो दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों के लिए वो फॉर्मूला लगा दो अबाव। जब दोनों के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और उसको दोनों को जब इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो टी जे हमने अज्यूम किया था उस इक्वेशन में जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे सारी चीज़ों को, बाकी सारी अननोन्स को, जो हमें जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, तो उससे हमें टी जे का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर है, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कंडक्शन का आपको समझ में आएगा। और ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम का मतलब, जो हीट फ्लो है ये करंट फ्लो की तरह देखा जा सकता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसे वोल्टेज डिफरेंस की तरफ से देखा जाता है, देखा जा सकता है। तो जो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है और एक रेजिस्टेंस, इधर हम उसको थर्मल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो इधर क्या दिया है कि एक आयरन बार है उसकी डिटेल्स दी, एक ब्रास बार है उसकी डिटेल्स दी, वो दोनों एंड टू एंड मिले हुए हैं और उनका टेम्परेचर दोनों कोनों का दिया हुआ है। आपको एक्सप्रेशंस भी निकालने हैं और फिर उनकी वैल्यू भी निकालनी है, मैथमेटिकल वैल्यू। पहले में क्या निकालना है, जंक्शन पर टेम्परेचर निकालना है। दूसरा हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि आयरन की अलग थर्मल कंडक्टिविटी है, ब्रास की अलग थर्मल कंडक्टिविटी। अगर हम उसको इस पूरे उसको एक ही चीज़ माने, इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि जो L और L, दो L के जो चीज़ें रखी हैं उनको हम 2L की एक ही चीज़ मान लें और उनका K इक्विवेलेंट निकाल लें। K इक्विवेलेंट का मतलब जो दोनों को सम्मिलित, दोनों को ही लेकर चल रहा हो, ऐसा एक K निकाल लें, उसको हमें बताइए। और फिर क्या बोलता है, हीट करंट, जो हीट फ्लो कर रही है, हीट फ्लो रेट जो है, हमने क्या देखा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी में जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पर सारे लगाए जा सकते हैं। V इक्वल्स टू आई आर लगाया जा सकता है इस क्वेश्चन में। तो बस उसकी एनालॉजी का मतलब समानता ही रूप पर यहाँ पर जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, R थर्मल, R रेजिस्टेंस है अपना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और जो करंट है वो हीट फ्लो है। तो जो इंटरफेरेंस का जो टेम्परेचर है उसे T0 मान लिया, ठीक है। अगर आपको इंटरफेरेंस का निकालना है, इंटरफेरेंस के लिए हमने जो ऊपर वाला एग्जांपल किया है उसमें ही हमने देखा था कि हीट जो लेफ़्ट हैंड से आ रही होगी राइट हैंड पे जा रही होगी, उस एक्सप्रेशन को अगर आप उन दोनों को बराबर रखेंगे तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जंक्शन के लिए, जंक्शन का जो टेम्परेचर है। फिर कहता है कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालिए। आप T1 और T2 का लेफ़्ट हैंड साइड में जो है वहाँ से हीट फ्लो को देख लीजिए, उसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालिए H, और जो राइट हैंड साइड में मैंने K इक्विवेलेंट करके जो दिखाया है उसके लिए भी हीट फ्लो सेम होगा, तभी तो वो इक्विवेलेंट सिस्टम होगा, उसको भी देख लीजिए। जब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो जो K इक्विवेलेंट
के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा के इक्वलेंट के लिए। इसको अगर थर्मल जो हमारा सर्किट है इसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह भी लिख सकते हैं, पता है। तो T1 लेफ़्ट का, T0 इंटरफेस का, T2 आपका राइट हैंड साइड का। अगर आप देखेंगे R थर्मल, अगर आप इस चीज़ को रो L बाय A उस वाली चीज़ से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप सब पढ़ते हैं उस वाली चीज़ से अगर आप देखेंगे तो आप R थर्मल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हीट फ्लो होगा, हमने क्या पढ़ा है, के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स, के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एल। तो अगर हम डेल्टा टी को ऊपर छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को नीचे ले आएंगे तो वही एल डिवाइड बाई के वन ए वन होगा जो कि आर थर्मल हो जाता है। आर थर्मल की आप अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सीरीज़ कनेक्शन में जैसे हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं उस तरीके से अगर ऐड करेंगे तो आपको इक्वलेंट आर थर्मल निकल जाएगा। इक्वलेंट आर थर्मल को अगर आप इस एक्सप्रेशन जो लास्ट में दिखा हुआ है, Q का मतलब H है यहाँ पर, उसमें अगर देखेंगे तो आपको फाइनल तीनों एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। द हीट करंट भी, हीट करंट तो बहुत ही सिंपल था। हीट करंट अगर आपने के इक्वलेंट निकाल लिया तो आप सिंपली H इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी में रखेंगे तो आपको हीट करंट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन क्या था, एनालॉजी समझने के लिए कि अगर आप इसको इलेक्ट्रिक सर्किट से मिलाना चाहें, उसको समझ के उसकी तरह से सॉल्व करना चाहें तो आप बहुत अच्छी तरह से जो आपने पहले ही समझा हुआ है ओम्स लॉ उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। अब बात आती है कन्वेक्शन की। हमने कंडक्शन क्या देखा, कंडक्शन में क्या था, जो पार्टिकल थे वो अपनी ही जगह पर थे, बस वो वाइब्रेट करते थे। लेकिन जो कन्वेक्शन होता है यहाँ पर बल्क मूवमेंट होता है। बल्क मूवमेंट मतलब पार्टिकल ही हीट के कारण अपनी जगह बदल लेते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी ध्यान से पानी को उबलते हुए देखा है, अगर आपने गैस पर पानी को रख दिया और पानी को उबालने के लिए छोड़ दिया, अगर पानी को आप उबाल रहे होंगे तो आपने उसमें कुछ मूवमेंट होती हुई देखी होगी। जो नीचे का जो गर्म पानी होगा वो साइडों से ऊपर की तरफ आ रहा होगा, जो ऊपर का ठंडा पानी होगा वो नीचे, उसमें एक सर्कुलेशन चलता रहता है। वही मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, उसी का नाम है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लूइड। वहाँ पर कंडक्शन की तरह अपनी ही जगह पर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, पार्टिकल अपनी जगह ही बदल दिया, अपने साथ हीट को कैरी करके दूसरी जगह पर ले जा रहा है। अगर अपना ये ही खासियत है कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन जिसमें कि जो मूवमेंट है वो नेचर से मिल रही है, बायोंसी फोर्स से मिल रही है, ग्रेविटी फोर्स से मिल रही है। अगर इन दोनों फोर्स नेचुरल, आपने उसको बाहर से मूव कराने के लिए कुछ बाहर से अगर तुम्हारी एनर्जी नहीं लगी है, आपने कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी है, उसे नेचुरल कन्वेक्शन बोलेंगे। फोर्स्ड कन्वेक्शन का मतलब कि आप पंप लगा के, जैसे कि आपको गर्मी लग रही है, आपने पंखा फुल स्पीड में चलाया तो आप क्या है, फोर्स्ड कन्वेक्शन कर रहे हैं। जो कन्वेक्शन हीट का आपकी बॉडी से ट्रांसफ़र होना चाहिए था, जैसे आपने कर दिया, आप फोर्स लगाने लगे, आपने एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ किया जिससे कि हवा ज़्यादा तेज़ लगे आपकी बॉडी पर और वो ज़्यादा हीट को आपसे ले जा सके। आप वो ठंडी हवा आएगी, वो आपकी बॉडी से हीट लेगी और वो उसको लेके चली जाएगी। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, फोर्स्ड कन्वेक्शन। इधर होता है बल्क मोशन ऑफ पार्टिकल्स, उसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होते हैं। तीसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है रेडिएशन। रेडिएशन इन दोनों से, कंडक्शन कन्वेक्शन से कैसे डिफरेंट है कि इसमें मीडियम की ही ज़रूरत नहीं होती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं उनसे ट्रांसमिट होता है। जैसे कि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम थोड़ी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बीच में ना एयर है, कुछ भी नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, बहुत रेरिफाइड, कई हज़ारों किलोमीटर पर एक
कुछ भी वहाँ पर आपको मीडियम नहीं, मीडियम का मतलब जिससे कि वो ट्रांसफ़र हो, हीट ट्रांसफ़र हो, ऐसा कोई मीडियम नहीं है। लेकिन तब भी हीट तो हमें सन से मिल रही है और हीट ट्रांसफ़र होता है। तो वो जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो है रेडिएशन। रेडिएशन से हम क्या समझें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, वेव की फॉर्म में जो स्पेस एंड टाइम में जो ट्रांसमिटेड वेव्स हैं जो, उनसे जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसे रेडिएशन बोलते हैं। व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन? पहले हमें ब्लैक बॉडी समझना पड़ेगा। ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं? ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है जो कि सबसे अच्छा तो रेडिएशन को रिसीव करता है और सबसे ही अच्छा उसको बाहर भी एमिट भी करता है। उनको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो नहीं होती कोई, लेकिन ब्लैक बॉडी से कंपेयर करने में हमें फ़ायदा मिलता है। हम कंपेयर कर सकते हैं उससे। द एनर्जी कंटेंट ऑफ रेडिएशन वेरीज फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। एक बात, बहुत सारी बातें ये जानने की हैं कि हर एक मटेरियल, हर एक चीज़, लिक्विड, सॉलिड, गैस, सभी रेडिएशन कर रहे हैं और सभी टेम्परेचर्स पे। अगर मैं भी हूँ, मैं भी अभी रेडिएट कर रहा हूँ, हीट को रेडिएशन कर रहे हैं। हर बॉडी दुनिया में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में रेडिएशन के कारण अपनी हीट को एमिट कर रही है। तारों से भी रेडिएशन आ रहा है हमारे पास, लेकिन वो रेडिएशन का अमाउंट कम है बस। तो हमेशा हर चीज़ रेडिएशन करती रहती है। जो रेडिएशन होती है ना, वेरीज एट डिफरेंट वेवलेंथ। वो ऐसा नहीं है कि जैसे ये सन है, सन से जो हमारे को हीट आ रही है वो एक ही वेवलेंथ में नहीं आती है। वो एक स्पेक्ट्रम का मतलब एक रेंज में, ये जो यहाँ पर है, एक ही वेवलेंथ पर वो नहीं आ रही है। उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ज़्यादा एक उसमें फैली हुई है। बहुत ज़्यादा ही टाइप की आपको वेवलेंथ मिल रही हैं, बहुत ही आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है। नोट 1 में क्या है? द एनर्जी कंटेंट ऑफ द रेडिएशन वेरीज फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। एक ऐसी वेवलेंथ होगी जिस पे सबसे ज़्यादा हीट आपको एनर्जी रिसीव हो रही होगी, और कुछ ऐसी आपके पास वेवलेंथ होगी जिन पर उतनी ज़्यादा हीट आपको रिसीव नहीं हो रही होगी। जो हीट होती है वो हर बॉडी रेडिएशन के थ्रू एमिट कर ही रहा है, लेकिन वो एक रेंज में अलग अलग वेवलेंथ्स पर उससे हीट निकल रही है। एक ही वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक नहीं निकल रही है, एक वेवलेंथ पे नहीं, बहुत सारी वेवलेंथ्स पर निकल रही है। थर्मल रेडिएशन एट एनी टेम्परेचर इज नॉट ऑफ वन or a few wavelength but has a continuous spectrum from the small to long wavelength. The energy content of radiation however varies for different wavelength. हर एनर्जी कंटेंट जो होता है वो हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है, जो कि इस ग्राफ में है। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में ली हुई है, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ ली हुई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ, एक ऐसी वेवलेंथ है जिस पर मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसमिट होती है, मैक्सिमम एनर्जी आपको रिसीव हो रही है। ऐसा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि जो लैम्डा एम का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, वो वेवलेंथ जिस पर मैक्सिमम एनर्जी आपको मिलती है, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, एक कांस्टेंट होता है। उस बॉडी का टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय दिस लैम्डा एम कांस्टेंट होता है, जो कि 2.9 क्रॉस 10⁻³ मीटर केल्विन है। अगर ये कांस्टेंट होता है और अगर हम पता कर लें कि लैम्डा एम क्या है, तो हम उस बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई सन पर कभी नहीं गया, कोई स्टार्स पर कभी नहीं गया टेम्परेचर नापने, उनका टेम्परेचर हमें कैसे पता चल जा रहा है? क्योंकि वहाँ से डिफरेंट वेवलेंथ्स पर हमें एनर्जी मिल रही है। हमने आइडेंटिफाई किया कि किस वेवलेंथ पर ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, उस लैम्डा एम को निकाल लेते हैं। अगर हम लैम्डा एम की वैल्यू पता चल गई, वेन डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, लैम्डा टी मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, आपको टेम्परेचर मिल जाएगा 3800 केल्विन इज़ द टेम्परेचर। 3800 और 5800
आई गेस 5800 इज़ द टेम्परेचर ऑफ सन। तो ऐसे ही तारों का बोलते हैं, तारे बहुत बड़े हैं, सन से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे हैं, क्योंकि वो वाइट हमें इसीलिए दिख रहे हैं। उधर से जो आई हमारा लैम्डा एम, उसको जब हम मल्टीप्लाई करके देखा तो हमने देखा कि टी बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही जो अभी ये वाले जो थर्मोमीटर हैं जो कि आपको टच नहीं करते, वो भी किसे इसी पर ही बेस्ड होते हैं। आपकी बॉडी से भी मैंने बताया कि सभी से वेवलेंथ निकल रही होती है, वेवलेंथ निकल रही होगी तो वो उसको रिसीव करेगा, देखेगा कि इसका लैम्डा एम क्या है। लैम्डा एम जैसे ही देखेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके देखेगा, इससे बराबर पुट करेगा, टी की वैल्यू आपको दे देगा। टी की वैल्यू 98.3, ओके, ऐसे करके वो आपका डिटेक्ट कर रहा है। तो जो इनके पायरोमीटर्स, इनको ही बोलते हैं पायरोमीटर, का मतलब जो कि टेम्परेचर को नापने के लिए वेवलेंथ बेस्ड जो हमारे थर्मोमीटर्स होते हैं उन्हें पायरोमीटर्स बोलते हैं। फॉर परफेक्ट रेडिएटर बॉडी, देखिए ब्लैक बॉडी, परफेक्ट रेडिएटर बॉडी के लिए क्या होता है कि वो, उसके लिए आपको एमिसिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमिसिविटी का मतलब एक फ्रैक्शन, 100% कोई चीज़ नहीं दे सकती अपना, जितना उसको निकालना चाहिए था, रेडिएट करना चाहिए था उसके सरफेस को, लेकिन वो ब्लैक बॉडी नहीं है, वो परफेक्ट, उसका सरफेस परफेक्ट नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पर एक चीज़ टर्म आती है एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या होती है? फ्रैक्शन होता है किसका, कि जितना हम एमिट कर पा रहे हैं और जितना हम मैक्सिमम कर सकते थे, उसके रेशियो को, उस फ्रैक्शन को एमिसिविटी बोलते हैं। लेकिन अगर हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या बोला था, लॉ ने क्या बोला था कि जो रेडिएशन से हीट लॉस होता है वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेज़्ड टू द पावर 4। यहाँ पर ये बात बहुत याद रखने की है कि जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है, हमेशा केल्विन स्केल पर, एब्सोल्यूट स्केल पर लेना है, और रेज़्ड टू द पावर 4 अगर हम करेंगे तो आपको हीट मिल जाएगी, हीट गेन और लॉस थ्रू रेडिएशन। लेकिन कोई भी बॉडी परफेक्ट एमिटर नहीं होती, परफेक्ट रेडिएटर नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, H इक्वल्स टू ए ई सिग्मा टी रेज़्ड टू द पावर 4। अब आपको क्या निकालना है, हीट ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग निकालना है। सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए Ts है, तो आप स्टीफन बोल्ट्जमैन को फिर निकाल के ही दोनों के लिए लगा के आप क्या पाएंगे कि हीट ट्रांसफ़र बिटवीन बोथ ऑफ दैम, उनका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए तो आपको हीट ट्रांसफ़र निकल आएगा। तो वही है E, जो एमिसिविटी है हमारे सरफेस बॉडी की, सिग्मा जो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन ने कांस्टेंट दिया है हमें 5.67 क्रॉस 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़्ड टू द पावर 4। एरिया ऑफ द बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, और हम जो हमारा बॉडी का सरफेस है और जो उसका रेज़्ड टू द पावर 4 और जो सराउंडिंग का सरफेस है उसकी रेज़्ड टू द पावर 4, जब हम कर देंगे तो हमें हीट ट्रांसफ़र निकल जाएगा। अब बात आती है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से पौधों को भी के लिए भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा ठंड है लेकिन वहाँ पर आपको गर्माहट चाहिए, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का यूज़ किया जाता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है क्या? कुछ ऐसी ग्रीन हाउसेस गैस होती हैं जो कि हीट को कैरी करने की, हीट को कैप्चर करने की कैपेसिटी रखती हैं। जब सनरेज आती हैं तो जब हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि आपकी हीट को कैरी कर सकती हैं। तो अगर वो हीट को कैरी करेंगी तो आपका वातावरण का, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा देंगी। अगर वो वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा देंगी जैसे कि CO2, तो एक टेम्परेचर मेंटेन होगा। लेकिन अति महानगरीकरण, अति इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते
इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते क्या हुआ कि जो CO2 का लेवल है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज हैं, उनका लेवल धीरे 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 बढ़ने लगा, तो ज़्यादा हीट कैप्चर होने लगी। तो उससे क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जो वर्ल्ड के का जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो जिससे कि आइस कैप्स और बहुत सारे हमारे सोशल एनवायरमेंटल इश्यू आ रहे हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि आपकी हीट को कैप्चर कर लेती हैं, उसकी वजह से ग्रीन हाउस हीट आपकी ट्रैप हो जाती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि शुरू में किसी भी कप ऑफ कॉफ़ी 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने उबलती हुई कॉफ़ी है आपके पास, उसका जो टेम्परेचर टाइम के साथ गिर रहा है, गिरेगा, वो इस तरीके से गिरता है। पहले एकदम से उसका स्लोप बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत जल्दी जल्दी उसका टेम्परेचर गिरेगा। उसके बाद धीरे 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 जब वो टेम्परेचर जस्ट क्लोज टू हमारे रूम के टेम्परेचर पे आएगा ना, उसका जो गिरने का रेट है, उसका जो घटने का रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। इस ग्राफ की तरह इसमें क्या दिखा रखा है, डेल्टा टी और टाइम के बीच में ग्राफ दिखा रखा है। अब मान लेते हैं ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, ये जो एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन बॉक्स में लिखा है, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है कि जो हीट का जो रेट है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वो एरिया पर भी डिपेंड करेगा और सरफेस प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये जो के यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये H और A का मल्टीप्लिकेशन होता है। H का मतलब हो गया आपका सरफेस हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट और A हो गया आपका एरिया। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, K जो है एरिया और नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में हम देख रहे हैं कि पहले बहुत जल्दी घटता है और धीरे 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 उसका रेट कम हो जाता है और फिर उसका टेम्परेचर जो लॉस है वो धीरे धीरे गिरता है। अब मान लेते हैं हम T1 जो है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, रूम का टेम्परेचर हमने T1 मान लिया, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम एक डेरिवेशन या ऐसा कुछ जानना चाहें कि हमें कितने टाइम में कितना टेम्परेचर मिलेगा, ये जो मेरी कॉफ़ी है मैं कितने मिनट बाद आऊँ कि ये 50 डिग्री सेल्सियस पर मिले जिससे कि मैं पी सकूँ, तो वो हम निकाल सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से इस ग्राफ का यूज़ करके। कर्व शोइंग कूलिंग ऑफ हॉट वाटर विद टाइम, ये वाटर के लिए दिखा रखा है। ऐसे ही सभी चीज़ें, ये जो हीट लॉस हो रहा है ये तीनों का ही मिलके हो रहा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों से मिलकर ये ग्राफ आपको मिल रहा है। तो अब मैं एक्सप्रेशन निकालता हूँ कि हाउ, मैं कैसे पता करूँ कि कितने समय में कितना टेम्परेचर गिर जाएगा। और हमने देखा है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो जो टेम्परेचर घटने का रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और जब वो धीरे धीरे टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, तो जो घटने का रेट है डेल्टा क्यू और डेल्टा टी इधर क्या दिखा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हीट लॉस का जो रेट है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब कप ऑफ कॉफ़ी और हमारे रूम टेम्परेचर। जब वो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो हीट के गिरने का भी टेम्परेचर जो रेट है वो ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही वो कप ठंडा हो गया है, लगभग 40 डिग्री का हो गया है, रूम मान लो 27 डिग्री पर है, T1 जिसे बोला हुआ है, तो जो हीट लॉस है डेल क्यू ओवर डेल्टा टी, हीट लॉस रेट है जो डेल क्यू ओवर डेल्टा टी डी टी, ये भी कम हो जाता है। यही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, पहले जल्दी घटता है, बाद में धीरे धीरे घटता है। कहता है कि बॉडी का मास m है, स्पेसिफिक हीट s है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, सराउंडिंग का T1 है, बॉडी का T2 है। कहता है कि अगर temperature falls by a small amount dT2 in a small time dt, then amount of heat loss mcp dt, mc का मतलब स्पेसिफिक हीट, c भी बोल सकते हैं, s बोलते हैं, हम इस बुक में s के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा m s dt2,
हमारे पास हीट चेंज आ जाएगा, हीट जो हमारा लॉस हुआ। तो ये भी हमें हीट लॉस दे रहा है, जो कि हमारे कॉफ़ी ने, जो हमारे मटेरियल ने लॉस्ट किया। लेकिन वहीं हमने क्या पढ़ा है, हमने यहाँ पर न्यूटन्स लॉ में क्या पढ़ा है, डेल क्यू ओवर डेल्टा टी। हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, बस टेम्परेचर से टाइम से डिवाइड कर दिया है, रेट डी से डी से डिवाइड कर दिया है बस अगली लाइन में। तो लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से जो हमें एक्सप्रेशन था कि जो टेम्परेचर डिफरेंस के न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से RHS जो है हमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से आया। जब हमने उसे रखा और रीअरेंज किया तो हमारे पास आ गया dt2 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 बराबर होता है माइनस कैपिटल के dt के। और कैपिटल के की वैल्यू क्या है, स्मॉल के डिवाइड बाय मास और s। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और अगर हम इस लॉगरिथमिक बेस e को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। T2 क्या है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, T1 क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, और जो इसमें स्मॉल t है ये है टाइम। तो इस एक्सप्रेशन से अगर हमें ये पता करना हुआ कि ये 50 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस से कितने समय में आएगी, तो इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं। तो ये है डेरिवेशन कि टाइम के साथ किसी चीज़ का टेम्परेचर में कैसे चेंज आता है, ये हम इधर से देख सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि अ पैन फिल्ड विद हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 डिग्री से 86 डिग्री 94 डिग्री सेल्सियस टू 86, कितना हो गया यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर गिरा वो 2 मिनट में गिरा। और रूम टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। पूछता है कि 71 डिग्री से 69 डिग्री में कितना समय लगेगा। 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 कितना है, कितना 2 डिग्री सेल्सियस चेंज होने में कितने मिनट लगेंगे। तो आप देखिए ये जो सेकंड लास्ट बॉक्स है उसमें एक एक्सप्रेशन है डेल्टा dt2 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। अगर हम फर्स्ट केस के लिए निकालेंगे तो हम dt2 हमारा 8 है, T2 हमारा 94, हमें T2 जो है हमें एवरेज लेना पड़ेगा क्योंकि T2 तो चेंज होता जा रहा है। अगर हम चेंज ही होता जा रहा है तो हम उसको T2 नहीं रख सकते। T2 आपको इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। 94 और 86 का एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, इनके बीच की एक क्वांटिटी आ जाएगी 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस T1 जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर है जिससे कि हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। उसको हमने देखा कि माइनस कैपिटल के dt के बराबर होता है। dt यहाँ पर क्या है 2 मिनट और k तो कांस्टेंट ही है, तो हमें इक्वेशन 1 मिल गई। अगर हम इसी तरह से अपने जो पूछा गया है उसके फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिलेगा ऐसा एक एक्सप्रेशन मिलेगा, लेकिन वहाँ पर dt की वैल्यू हमें नहीं पता होगी। जब dt की वैल्यू हमें नहीं पता होगी हमें, लेकिन पुराने वाले केस से कैपिटल k की वैल्यू हमें मिल गई होगी क्योंकि उधर हमें सब कुछ ही पता था, कैपिटल k की वैल्यू मिल गई होगी। तो जब हम अपने आगे वाले जो हमारा केस है 71 से 69, इसका भी T2 जो हम निकालेंगे उसका एवरेज लेना पड़ेगा जो कि 70 आएगा। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें dt मिल जाएगा नए केस के लिए। वही तो टाइम लग रहा होगा, वही टाइम लग रहा होगा 2 डिग्री गिरने के लिए। उसको आप देखिएगा, उसको आप 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड, और जो 71 डिग्री से 69 डिग्री के लिए जो आंसर आया होगा उसके सेकंड्स को देखना। तो उससे आपको एक कंपैरिजन मिलेगा कि शुरू में जब ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस था 94, 90 और 20,
70 का डिफरेंस था, तो हीट लॉस बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी 71 का इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ओनली 50 हो जाएगा। 70 और 20 का डिफरेंस कितना होगा, 50। तो जो आपका हीट लॉस होगा उसका रेट कम होगा, इसलिए वो टाइम भी ज़्यादा ले रहा होगा अपना। सिर्फ 2 डिग्री घटने में आपको ज़्यादा टाइम या 112 सेकंड लग रहे होंगे, कुछ सेकंड लग रहे होंगे, जो कि 8 डिग्री गिरने के लिए, 8 डिग्री घटने के लिए आपको 120 सेकंड लग रहे थे। तो इससे हमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में कुछ हमें इंट्यूटिव अंदर से कुछ फील आएगा कि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, डिफरेंस होता है, तो एकदम से घटता है, जब कम टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो कम होता है। तो ये था हमारे लिए थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। थर्मल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़े हैं, और बहुत सारी बातें हमने पढ़ी जो कि इंट्रोडक्शन में हमने देखी थी। आइडियल गैस इक्वेशन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे नापते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, कैलोरीमीटर क्या होता है, स्टेट, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट क्या होती है। तो ये सब, अगर आपको कोई सजेशन होंगे तो आगे आने वाली वीडियो में वो अच्छे किए जा सकते हैं लेक्चर में, तो आप उनको कमेंट करिएगा। और थैंक यू।